नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे किस तरह से हवाला कारोबार हिंदुस्तान में तेजी से फैलता जा रहा है और हमारे देश की सरकार जो लगातार कहती है कि वो काले धन पे रोक लगा रही है, वो इस काले धन को कितना रोक पाई है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों से पता लग रहा है कि भारत में हवाला कारोबार बढ़ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, काले धन का चलन बढ़ रहा है। और इसको समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों में जाएंगे, बहुत सारी घटनाओं में जाएंगे और सबसे पहले शुरू करेंगे खबर से, जिस खबर के ज़रिए हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और इस हवाला कारोबार के सारे पहलुओं को जांचते जाएंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको हवाला को लेकर कोई प्रश्न आपके मन में नहीं रह जाएगा। आपको पूरी तरह पता लग जाएगा कि ये हवाला होता क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल का साथ देना चाहते हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पत्रकारिता आपको पसंद है और आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, तो उन पैसों में से थोड़ी सी सहयोग राशि आप हमको दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और एक QR कोड भी स्क्रीन पर है। इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ये जो नोएडा में आपके दिल्ली के नज़दीक सेक्टर 55 में सड़क पे खड़े हुए कुछ लोगों के पास 1,68,00,000 रुपए मिले। 1,68,00,000 रुपए सड़क पे खड़े हुए थे और उन लोगों की हालत देखकर आप सोचेंगे 1,68,00,000 तो ज़रूर, इनके पास 68,000 रुपये भी नहीं हो सकते। और इतनी सारी रकम लेकर वो घूम रहे थे। उनसे 95 लाख रुपए बरामद किए गए और ये इनकम टैक्स ने इसको स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया की शाखा में जमा करा दिया है। सेक्टर 58 थाना नोएडा का और आयकर विभाग की पुलिस ने ये रेड डाली है। और उसके बाद जो खबर में लिखा होता है महान, ये हुआ जैसे ही सूचना मिली वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँच गए थाना प्रभारी और ये और वो उसका इंतज़ार कर रहा था। आपने देखा होगा ज़्यादातर खबरों में लिखा होता है वो लूट की योजना बना रहे थे और पुलिस ने, अरे भाई वो योजना बना रहे थे, उनके दिमाग में ये क्या चल रहा है, इसको कौन से स्कैनर से पकड़ा। लेकिन पुलिस यही लिखती है और सदियों से चला आ रहा है और पुलिस का ये कहा हुआ भी माना जा रहा है और अदालतें भी इस पर विश्वास कर लेती हैं। बहरहाल ये हवाला कारोबारी पकड़े गए। अब ये लोग पकड़े गए तो आपके मन में एक सीधा सा प्रश्न ये आता होगा कि हवाला कारोबार होता क्या है। लेकिन हवाला कारोबार के बारे में मोटा मोटा सभी को पता है। फिर भी जब आप हवाला कारोबार को समझेंगे तो आपके दिमाग में ये एंटीना खड़ा होगा कि भाई सड़क पे धन क्यों था। क्योंकि इन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया ये हवाला कारोबार का हिस्सा है। तो थोड़ा पहले हवाला कारोबार को समझते हैं। हवाला कारोबार के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो दुनिया भर का जो बैंकिंग सिस्टम बना है ना, उससे भी पहले से हवाला कारोबार इस पृथ्वी पर होता है। जी कैसे होता यह था कि जब सिल्क रूट के जरिए मिडिल ईस्ट के व्यापारी भारत आते थे, ये उस दौर की बात है जब इस्लाम भारत आया था। मेरा एक वीडियो है जिसमें ये अच्छी तरह से बताया गया है कि भारत में इस्लाम तलवार की धार पर नहीं आया है बल्कि सूफियों के जरिए आया है। और मोहम्मद साहब जब जिंदा थे उस ज़माने में भी भारत में मस्जिद बन गई थी। खैर वो विषय अलग है। लेकिन जो व्यापारी आते जाते थे वो शान से अपने ऊँट पे आ जाते थे और चले जाते थे। रास्ते में उतनी पुलिस वुलिस तो होती नहीं थी। कोई उन्हें लूटने आता भी था तो उनके और उनके ऊँट से कुछ नहीं मिलता था, खाने पीने का सामान और थोड़े बहुत ज़रूरत भर के रुपए। लेकिन वो जहाँ व्यापार करने जा रहे वहाँ रकम पहुँच जाया करती थी। अब ये रकम कैसे पहुँचती थी ये बड़ा सवाल है। तो एक पासकोड होता है जिसको खुलजा सिमसिम, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। वो पासकोड है जो गाड़ी के अंदर, जैसे मैंने एक रिमोट दबाया तो इसने बोला खुलजा सिमसिम और गाड़ी ने पहचान लिया कि ये खुलजा सिमसिम बोलेगा तो दरवाज़ा खुल जाना है, वो खोल देता है। ऐसे ही हवाला में जो रुपए भेजने वाला है उसको एक कोड बताया जाता है। यानी आप मेरे पास पैसे लेके आए 2 अटैची भर के, या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और जैसे ही आप मुझे पैसे देंगे मैं आपको एक कोड दे दूंगा कि भाई ये कोड है खुलजा सिमसिम।
जो आदमी वहाँ जहाँ पैसे भेजने हैं वहाँ जाकर खुलजा सिम सिम बोलेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। ज़्यादातर जो चीज़ चलन में है इस चीज़ को लेकर वो है करेंसी नोट। एक करेंसी नोट लेते हैं, उसके फाड़ के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा जिसको आपने पैसे हैंडओवर किए हैं वो अपने पास रखता है और एक टुकड़ा आपको दे देता है। यानी डुप्लीकेट नोट बन नहीं सकता उस नंबर का, तो जो टुकड़ा उसके पास है वो दूसरा आ नहीं सकता, और आपके पास जो टुकड़ा है वो भी आप दूसरा ला नहीं सकते। अब वो व्यक्ति जिसके पास में आपने पैसे जमा किए वो एक संदेश भेजेगा उस देश में, जैसे कि मान लीजिए आप सऊदी अरब में आप कमाई करते हैं और आपने लिए, वहाँ पे हवाला वाले को पैसे दिए और उस पैसे को उसने आपको वो नोट दे दिया और वो पैसा उसने यहाँ भेज दिया, तो ये सबूत हो गया कि आपने उसको पैसे दिए। जब यहाँ पे आप पैसे लेने के जाएंगे, हवाला कारोबारी के पास आप पैसे लेने के लिए जाएंगे, तो वो आपसे कहेगा कि नोट का नंबर बताइए। आपके पास अगर नोट का नंबर होगा तो वो आपको पैसे दे देगा। ये हवाला कारोबार है। तो आज के ज़माने में जब बैंक आ गया है, दुनिया में यहाँ से वहाँ पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हवाला कारोबार क्यों है, ये बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही खतरनाक है। जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, लागत से पैसा नहीं कमाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको यूट्यूब के वीडियो बनाता हूँ, उससे पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरे पास में जो कमाई आएगी उसमें मैंने लागत के तौर पे मैं सामान ला के तो रख नहीं रहा हूँ, मैं कोई कपड़ा तो भर नहीं रहा हूँ दुकान में, तो मेरे पास जो भी पैसा आएगा वो कमाई ही होगा ना। अब उस कमाई का, मेरी कमाई का 18% मुझसे उठा के जीएसटी ले लेगी सरकार। फिर क्या बचा? फिर बचा, जो पैसा बचा उसमें से जब सालाना मैं कमाई दिखाऊंगा, दिखानी पड़ेगी जितनी मैंने कमाई की है, उसमें से 30% इनकम टैक्स ले लेगी सरकार, किसी से 20%, किसी से 30%। तो मेरा मोटा मोटा घुमा फिरा के 50% पैसा सरकार के पास चला जाता है, किसी का 40 जाता है, किसी का 35 जाता है। हिंदुस्तान में जो अधिकांश व्यापारी हैं उनका जो मुनाफा है वो अगर 3% है तो वो टैक्स जा रहा है 18%। मतलब आप सोचिए, एक दुकानदार ने अगर आपको 100 रुपये की कोई चीज़ बेची और वो उस पर अगर 5 रुपये कमा रहा है तो 18% टैक्स भी ले रहा है। यानी जितनी कमाई नहीं उसका कई गुना टैक्स। जब इतना मोटा टैक्स होगा, जब टैक्सेशन ज़्यादा होता है तो टैक्स चोरी होती है, यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो भाई साहब, जो पैसा वहाँ दुबई से यहाँ भेजेगा या किसी और देश से भेजेगा, उस पैसे पे एक तो जो मनी ट्रांसफ़र वाले मोटा मोटा पैसा कोई 10%, कोई 15% मांग रहा है, और इसके अलावा उस पैसे को भेजने में फिर टैक्सेशन का चक्कर, कहाँ से आया, कैसे कमाया, 50 फॉर्म भरो, दुनिया भर का आधार साधार ये सब लगाओ। तो आदमी कहता है इसका चक्कर छोड़ो यार, सीधे हवाला वाले को दे देते हैं, वहाँ अपना आदमी ले लेगा। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि वहाँ हवाला वाले को पैसा दिया या हवाला वाले से पैसा ले लिया, तो ये जो सड़क पे नोट लेके घूम रहे थे कौन से हवाला वाले थे? ये बड़ा सवाल है। दरअसल एक शब्द आपने जब हवाला की खबर छपती है बहुत पड़ा होगा, आंगड़िया। अब आंगड़िया क्या होता है? आपको 100 करोड़ के हीरे भेजने हो, 50 करोड़ के हीरे भेजने हो, 50 किलो सोना भेजना हो, आपको करेंसी भेजनी हो 1-2 करोड़ रुपए की, तो आपकी मदद करते हैं आंगड़िए। अब ये आंगड़िए कौन होते हैं? आमतौर पे राजस्थान के, मारवाड़ी इलाकों के लोग, दूसरी तरह के लोग और बाकी जगहों के लोग जो सीधे सीधे इन व्यापारियों के साथ, गुजराती व्यापारियों के साथ जो जुड़े होते हैं, उस कम्युनिटी से जो लोग आते हैं वो लोग आंगड़िए कहलाते हैं। तो आंगड़िए का काम क्या है? आंगड़िए का काम ये है कि आपने उसको जो मोटी रकम दी है, या आपने सोना दिया है, चांदी दी है, हीरा दिया है, उसको आप जहां पहुंचाना चाहें देश भर में पहुंचा सकते हैं। वो आपका पैसा लेकर चला जाएगा और पहुंचा देगा। ज़्यादातर सूरत के हीरे के व्यापारी, कपड़े के व्यापारी, पूरे गुजरात के व्यापारी, राजस्थान के व्यापारी, कोलकाता के बड़े बड़े मारवाड़ी, दिल्ली के करोल बाग के कारोबारी और
पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक वगैरह के जो कारोबारी हैं, इस तरह के जो इलाके हैं जहां क्वांटम में बिजनेस होता है, करोड़ों करोड़ों का बिजनेस होता है, वो लोग अपनी संपदा को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए आंगड़ियों की मदद लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपका धन भी पहुंच जाता है और सरकार की दृष्टि से आप बचे रहते हैं। उनकी नज़र में ये कुदृष्टि है, बुरी नज़र। तो आंगड़ियों का काम क्या है कि आपसे पैसा लेके वो पहुंचा देंगे। तो ये जो लोग पकड़े गए हैं ये आंगड़िए हैं। और अब पूरा जो एक हवाला का कारोबार है उसके ज़रिए पता चलता है कि अकेले दिल्ली के करोलबाग इलाके में सैकड़ों लोग ये काम कर रहे हैं हवाला का, और उनके साथ हज़ारों आंगड़िए जुड़े हुए हैं। आपको जिस हिस्से में देश के 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए पहुंचाने हैं, आंगड़िए अपनी बोरियों में भर के, झोले में भर के, पगड़ी में छुपा के, हीरे जैसे चाहेगा वो ट्रेन में बैठ के जाएगा और आपके पास माल पहुंचा देगा। ये उसकी खूबसूरती है। ये जो पैसा नोएडा में पकड़ा गया है, ये क्या हुआ था? ये बाहर से पैसा आया था हवाला के जरिए, और किसी हवाला कारोबारी ने आंगड़िए को नोएडा भेजा था। पुलिस कह रही है उसने शक के आधार पर पूछताछ की, लेकिन बाकी सचा जो स्थिति होती है वो यही होती है कि पुलिस वालों को सूचना कोई दे देता है, किसी ने खबर फैला दी कि ये पैसा लेके जा रहा है। आपस में उनकी रंजिश दूसरी चीज़ होती है, उसमें वो पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और पुलिस उसके आधार पर छापा मार देती है और वो रकम बरामद हो जाती है। पुलिस के साथ साथ आंगड़ियों के जीवन पे दूसरा बड़ा खतरा लुटेरों का भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लूट मार करने वाले लोग भी आंगड़ियों को निशाना बनाते हैं। उनके पास बहुत धन मिलने की संभावना रहती है, लेकिन वो खानदानी लोग हैं, सदियों से यही काम कर रहे हैं, इसलिए उनको लूटना भी आसान नहीं है। उनको सारे तरीके आते हैं कि किस तरह से लुटेरों की नज़र से भी बचा जाए। अब दो प्रश्न आपके मन में बचे होंगे। एक प्रश्न ये कि उसने वहाँ से पैसा भेजा और यहाँ मुझे मिल गया। अब एक हवाला कारोबारी दुबई में बैठ के 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ करके जो 1000 करोड़ रुपया इंडिया भेज दे रहा है, तो ये पैसा उसके पास तो वो फटा हुआ नोट ही है ना, तो वो पैसा यहाँ से वापस कैसे जाता होगा भाई उसके पास? ये बड़ा सवाल है। वो पैसा वहाँ कैसे जाएगा? तो उसका तरीका ये है कि वो एक सोची समझी के तहत पैसा पहुँचाया जाता है। उसके 2-3 रूट हैं। पहला, आपने पैसा लिया, यहाँ से नेपाल भेजा। भारत में तो नकदी रखने और निकालने के बहुत सारे कानून हैं। नेपाल में एक आदमी बैंक से नकदी निकाल लेगा, फिर उस नकदी को दूसरे बैंक में डाल के हो सकता है भेज दे, या किसी और आंगड़िए के जरिए भेज दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंगड़ियों का कारोबार होता है। जो समुद्री जहाज सफ़र करते हैं उनमें कारोबार होता है। जब ड्रग्स आ सकती हैं, सोना आ सकता है, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं जा सकती? नकली दस्तावेज के ज़रिए जा सकता है। कार्गो कंटेनर्स बड़े बड़े आते हैं, उनके अंदर ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके इनसे जाता है। और एक तरीका जो कानूनी तरीका है वो ये है कि आपकी जो बड़ा बड़ा पैसा वहाँ पे दुबई में आपका पड़ा हुआ है या यहाँ पड़ा हुआ है, उसको शेल कंपनियों के ज़रिए, SHELL शेल, शेल यानी कवच, कवच यानी खोखा, उसके ज़रिए पहुँचा दिया जाता है। अब शेल कंपनियों के ज़रिए कैसे पहुँचाया जाता है? मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3-4 कंपनी बना ली, ये इंटरप्राइजेज़, वो इंटरप्राइजेज़, फला इंटरप्राइजेज़। आपको याद होगा मैंने पनामा लीक्स पे एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई बताई थी। उसमें बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े लोगों का नाम था, लेकिन इस महान देश में एक के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो शेल कंपनियां हैं वो बना दी जाती हैं। वो कंपनी काम कुछ नहीं करती हैं और पता चला उस शेल कंपनी ने वहाँ की 4 यूके की कंपनियों में 100-100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 4 दुबई की कंपनियों ने कर दिया। ऐसे करके उनके पास 1000-1500 करोड़ रुपया आ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं लगता है, वो सारा पैसा इन कंपनियों में आ गया। अब कंपनियां कह रही हैं हम कारोबार कर रहे हैं और कुछ नहीं करे, 4 आदमी रख दिए, वो कागज ही तैयार कर रहे हैं। 1 साल बाद घोषित कर दिया कंपनी घाटे में चली गई, पैसा यहाँ का यहाँ हवाला कारोबारी के पास आ गया या वहाँ का वहाँ चला गया। बहुत सारे देश हैं दुनिया में यही काम कर रहे हैं। मैंने उसमें बताया था आपको कौन कौन से देश हैं। स्विट्ज़रलैंड में आप पैसे का सोर्स पता नहीं कर सकते। इस तरह से अलग अलग देशों के कानून हैं
और उन कानूनों का इस्तेमाल करके पैसा एक से दूसरी जगह चला जाता है। अब इस तरह से आप समझिए हवाला कारोबार। अब आपका मूल प्रश्न कि देश में ये बढ़ गया है, ये आपको कैसे पता चला? 2-4 इंडिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर है कैश। भारत में जनता के पास कैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा है और जो खराब पैसे रुपए जमा कराए गए किसके पास? आरबीआई के। उसके पास बाद जो बचा हुआ पैसा होता है वो भारत में बहुत सारा है। और वो किसके पास में है? वो धन इन्हीं लोगों के पास है जो बड़े नोटों में काम करते हैं, 2000 के नोटों में काम करते हैं। वो 50-50 रुपए के नोट नहीं लेके जाएगा ना अंगड़िया, उसको बड़े नोट चाहिए। तो अगर पैसा सिस्टम में नहीं है, पैसा बाहर है, जनता इस्तेमाल कर रही है, तो या तो जनता ने कैश को बहुत ज़्यादा अपना लिया है या बड़े बड़े नोट ऐसे लोगों के पास पहुंच गए हैं। पहली चीज़। दूसरा, मोदी सरकार कई बार ऐलान कर चुकी है कि हम जो है शेल कंपनियों पर रोक लगा रहे हैं। अभी 4000 कंपनियां फिर बंद करने का दावा किया। ये बंद करने का दावा करते हैं और कंपनियां कहीं जाती नहीं हैं। और शेल कंपनी अपना पर्पस पूरा होने के बाद खुली रहे या बंद रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी मैंने बनाई, उसका पर्पस वहां से पैसे मंगाना था, वहां से पैसा आया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब लॉन्ड्री मतलब कपड़े की धुलाई करते हैं लॉन्ड्री में, तो वो गोरी हो जाती है, ऐसे काला धन सफेद हो जाता है। तो वो पैसा वहां से जब आया और उस पैसे को जब मैंने दे दिया मालिक को और कंपनी घाटे में चली गई, उसके बाद वो चले या बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। शेल कंपनियां बंद करने से ज्यादा अच्छा है कि सरकार उनकी जांच करे, पता लगाए कि इसके पास जो धन आया था वो कहां गया। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। शेल कंपनियों का एक और इस्तेमाल होता है। मॉरिशस में एक कंपनी है, मान लीजिए 2 कंपनी है, 4 हैं, कैमन आइलैंड में 4 कंपनी हैं। यहां से पैसा भेज दिया हवाला के जरिए, वहां पहुंच गया, वहां से वो कंपनी आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं तो कुछ नहीं करेगी। एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए हमको, जो सॉफ्टवेयर 500 रुपए के लायक नहीं है, 1000 रुपए के लायक नहीं है। हो सकता है उस सॉफ्टवेयर का 10,000 करोड़ रुपया चार्ज कर ले कोई। क्या बिगाड़ लेंगे आप? आपने उस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर खरीद लिया, उस सॉफ्टवेयर को उठा के कुछ भी करे वो 10,000 करोड़ रुपए इधर आ गए। इस तरह से ये सारे के सारे कारोबार होते हैं। और जो भी है ये सब सतह पे है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा शेल कंपनियां हैं, इतना ज़्यादा 2000 के नोट गायब हो गए हैं, तो वो हो ना हो हवाला में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब नोटबंदी की आपने तो 1500 के नोट बंद किए, तब भी आप हवाला पे रोक नहीं लगा पाए। यानी ये सदियों पुराना जो धंधा है ना, बैंकिंग सिस्टम से भी पुराना, इस पे काबू करना आसान नहीं है। लेकिन हवाला शब्द सुन के हमको ये पता लगते रहना चाहिए कि ये होता क्या है। इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आ चुका है, मदन लाल खुराना का नाम आ चुका है जैन हवाला डायरी में, और भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। वो क्या मामला है वो अलग बात है, लेकिन जो भी है। लेकिन अब काले तरीके से सफ़ेद धन का भी जो कारोबार शुरू किया है इलेक्शन बॉन्ड का, अगर आप ना देख पाए तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।